आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4। पेपर 4 का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 बहुत अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर बहुत अच्छा से विस्तार से पढ़ा दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पेपर 3 भी अच्छा तरीका से कंप्लीट हो गया है। बीए पार्ट 2 का पेपर 3 भी अच्छा तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये अध्याय 2 है टाइपिंग विद्रोह। अब आप कहेंगे कि इससे पहले वाला में भी टाइपिंग विद्रोह के बारे में पढ़े थे। कब प्रथम अफीम युद्ध हुआ था तो उसके बाद टाइपिंग विद्रोह हुआ था, लेकिन टाइपिंग विद्रोह हम पढ़ाए थे लेकिन पूरा विस्तार से नहीं बताए थे। इसमें टाइपिंग विद्रोह के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना है, तो पूरा विस्तार से एक अलग चैप्टर ही है। टाइपिंग विद्रोह के बारे में अलग चैप्टर से पढ़ेंगे तभी पूरा विस्तार से इसको पूरा गहराई में पढ़ना है। टाइपिंग विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां पर विद्रोह की परंपरा क्या रही है, और टाइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कारण क्या था, परिणाम क्या था, पूरा अच्छा तरह से पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए टाइपिंग विद्रोह के बारे में समझते हैं। ये कब से कब तक हुआ, इसका समय कब से कब तक था, 1851 ईस्वी से 1864 ईस्वी तक। अब एक बात समझिए, ये नहीं कि 1851 में शुरू हो गया और 1864 में बंद हो गया। देखिए क्या था, 1851 से पहले ही विद्रोह की भावना 42 से 1842 और 43 से ही विद्रोह की भावना धीरे धीरे भड़कने लगी थी लोगों में। और ये विद्रोह की भावना होते होते 1851 से प्रबल रूप से एकदम शुरू हो गया, मतलब बहुत तेजी से शुरू हो गया। एक दिन में तेजी से कोई विद्रोह नहीं ना फैलता, वो धीरे धीरे फैलता है ना। तो धीरे धीरे ये 1851 में तेज हो गया और 1864 तक जाते जाते ये विद्रोह खत्म हो गया। देखिए, ये जो चीन में विद्रोह की बात करें तो विद्रोह की बात बहुत ही पुरानी है। अब आप कहेंगे क्या पुरानी है, समझ में नहीं है क्या बोले हैं। विद्रोह, चीन में विद्रोह करने की परंपरा रही है। देखिए बताइए, परंपरा यहाँ पर और सारे देशों में विद्रोह अचानक हो जाता है या लोगों द्वारा विद्रोह किया जाता है, लेकिन चीन में विद्रोह करने की परंपरा थी। विद्रोह राजा के प्रति ही विद्रोह कर देना है। लोगों के मन में ये पहले से ही समझाया गया था, लोगों को बताया गया था कि राजा से विद्रोह कब करना है, राजा को शासन से कब हटाना है। ये इनकी परंपरा ही रही है। अब देखिए समझिए परंपरा क्या था। चीन में विद्रोह की परंपरा, विद्रोह की परंपरा, चीन के जो लोग थे ये मानते थे कि विद्रोह करना कब जरूरी हो जाए तो लोगों को ये था कि राष्ट्रवादी रहना है। राष्ट्रवाद का मतलब समझते हैं क्या होता है, अपने देश से प्रेम, अपने देश से लगाव, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, अपने देश से प्रेम होना, अपने देश से लगाव होना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी चीन के लोगों के अंदर कि राजा के प्रति अच्छा से व्यवहार करना है, राजा के प्रति रहना है, राजा के आदेशों को मानना है। लेकिन कब तक मानना है ये भी इनको निश्चित है कि कब तक आखिर राजा का आदेश मानना है, कब राजा को विद्रोह कर देना, पहले से ही बात था ये। देखिए कहीं कहीं होता है कि अचानक राजा अगर अत्याचार करने लगे, बहुत कुछ करने लगे तो लोग अचानक विद्रोह करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही था, इनको था कि दैवीय यानी देवताओं द्वारा यहाँ पर कहा गया था। पहले इनको कहानियों द्वारा ये इनकी मान्यता ये थी कि देवताओं द्वारा पहले से हमें कहा गया है कि राजा से विद्रोह कब करना है, राजा के प्रति ईमानदार कब रहना है और राजा से विद्रोह कब करना है। इनको था कि दैवीय यानी देवताओं द्वारा ही इनको कहा गया है। अब कब इनको विद्रोह करना है देवताओं द्वारा कब कहा गया था, देखिए इनके मन में ये था कि जब देश में अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, उस समय विद्रोह कर देना। अब आप कहेंगे बताइए अकाल, बाढ़, भूकंप आ जाए, इस समय विद्रोह कैसे कर देंगे बताइए। तो ये अब जनता पहले से ही इतना, मतलब मान लीजिए अकाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, जनता पहले से ही परेशान है और वहां के लोग विद्रोह कैसे करेंगे। नहीं, देखिए क्या था कि अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए और राजा मैनेज ठीक से न कर पाए, यानी कि राजा इन सभी परिस्थितियों को संभाल न पाए, तो उनको ये था कि तब राजा का विद्रोह कर देना, यानी राजा अयोग्य है। राजा क्या है, अयोग्य है। ये समझ ये लेते थे कि राजा क्या है, अयोग्य है। यानी कि जब देश में भूखमरी हो, बहुत बीमारी फैल गई हो, बीमारी या बाहरी अत्याचारी आ गए हो, बाहरी लोग अत्याचार कर रहे हो, अत्याचार, या राजा मनमानी कर रहा हो, मनमानी, तब उनको क्या कर देना होगा, विद्रोह कर देना होगा। ये पहले से ही सभी लोगों के मन में ये बैठा दिया गया था बात। ये कोई राजा ने नहीं बैठाया था, पहले से ही उनको धारणा चली आ रही थी कि राजा को विद्रोह कब करना है,
जब अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए और राजा अच्छी तरीके से मैनेज न कर पाए, सबको सब सुविधाएं न दे पाए, तो इतना बात समझ लेना है कि राजा कमजोर है, इसका विद्रोह करके जल्दी इसको हटाया जाए कुर्सी से और नया राजा को क्या किया जाए, बनाया जाए। यानी कि वहां के लोग राजा के प्रति ईमानदार रहते थे, राजा की मदद भी करते थे, सैनिक में सेना में भी शामिल होते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब भूखमरी आ जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए और राजा ठीक तरीके से अपने जनता के प्रति व्यवहार न करे, जनता को अच्छी तरीके से मैनेज न कर पाए, तो जनता क्या कर देती थी, विद्रोह कर देती थी। ठीक वैसे ही ये ताइपिंग विद्रोह हुआ था। यह एक आंतरिक विद्रोह था। और कैसे विद्रोह हुआ था, जब जनता ने देखा कि भूखमरी आ गई है, बीमारी आ गई है, बाहरी लोग अत्याचार करने लगे हैं, तो लोगों ने क्या कर दिया, ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह कब हुआ था, जब प्रथम अफीम युद्ध चाइना ने हारा। तो चाइना को हारने के बाद प्रथम अफीम युद्ध, वहां पर भूखमरी आ गई। कहां पर, चाइना में, क्योंकि और ज्यादा मात्रा में अफीम लाकर बेचने लगे इंग्लैंड वाले। और यहाँ सब जितना भी सामान था, जैसे चाय हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गया, रेशम हो गया, ये सब लेकर जाने लगे, सोना चांदी के यहाँ से मुद्राएं लेकर जाने लगे, जिसके कारण यहाँ पर लोग बेरोजगार होकर होने लगे, भूखमरी आने लगी, बीमारी फैलने लगी। और बाहरी अत्याचारी का मतलब इंग्लैंड वाले अंग्रेज आकर क्या करते थे, यहाँ से लोगों को उठा लेकर जाते थे, जो मर्जी वो व्यवहार करते थे वहां पर ले जाकर। जब ये सब दिखने लगा वहां के जनता में कि भूखमरी आ गई है, बीमारी आ गई है, बाहरी अत्याचारी आक्रमण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने, अब ये बात उनको मिल गया कि अब विद्रोह राजा के क्या कर देना है, राजा को हटाना है, राजा को क्या कर देना है, हटाना है। तब वहां के लोगों ने ताइपिंग विद्रोह किया। लेकिन ताइपिंग विद्रोह के समय, उस समय राजा कौन था, किस वंश का शासनकाल था, मंचू वंश का। मंचू वंश, उस समय शासनकाल कौन था जब टाइपिंग विद्रोह हुआ था, मंचू वंश। अब ये समझना पड़ेगा कि आखिर मंचू वंश शासनकाल में कैसे आया। देखिए, इससे पहले मिंग वंश का शासनकाल था। किसका शासनकाल था, मिंग वंश का। जब मिंग वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा, तो मंचू वंश ने क्या किया, ये मंचू बाहरी थे, इधर वाले क्षेत्र में रहते थे, बाहरी वाले क्षेत्र में। जब यहाँ पर देखे चीन में कि मिंग वंश का शासनकाल है, किसका शासनकाल है, मिंग वंश, और मिंग वंश काफी कमजोर हो रहा है, यहाँ के राजा अब शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मंचू वंश ने क्या किया, यहाँ पर संगठन बनाया, लोगों को भी संगठन लिया और कहा कि देखो अब राजा संभाल नहीं पा रहे, भूखमरी आ गई, ये सब हो गया, लोगों को भड़का कर, लोगों को क्या कर दिया इसने, भड़का कर, और भड़काने के बाद ये विद्रोह करवा दिया। कौन विद्रोह करवाया, मंचू वंश वालों ने विद्रोह करवाया और मिंग वंश को हटा दिया और खुद क्या बन गया, मंचू वंश के राजा बन गए। लेकिन इस मंचू वंश के राजाओं को ये पता नहीं था कि जिस कारण से हम मिंग वंश को हटवाए हैं, भूखमरी और इसके कारण लोगों को भड़का कर, कभी ऐसा भी तो समय आ सकता है कि हमारे काल में भी भूखमरी हो सकता है और लोग हमको भी हटा सकते हैं। इनको ये बात याद नहीं था। तो क्या हुआ, और एक बात, मंचू वंश जो था, मंचू वंश को ये लोग विदेशी मानते थे। कौन, चीन वाले। तो देखिए, जब मिंग वंश हटा ना, तो मंचू वंश वालों ने कहा कि अब राजा हम बनेंगे। तो ये चाइना वाले कहा कि नहीं, आप राजा नहीं बन सकते, आप विदेशी है। क्या है, विदेशी है, हमारे देश के आप नहीं है। लेकिन मंचू वंश वालों ने इतना यकीन दिला दिया चाइना वालों को, इतना यकीन दिला दिया कि नहीं, हम आपके ही हैं। मंचू वंश वालों ने अपना भाषा बदल लिया। चाइना के जो स्थानीय भाषा, ये स्थानीय भाषा बोलने लगे, सब अपना सब कुछ बदल लिया। चाइना के लोगों प्रति इतना ईमानदार हो गए, इतने ईमानदार हो गए और उनकी बड़ाई सिर्फ सब कुछ करने लगे, जिसके कारण चाइना वालों को भी भरोसा हो गया कि ये क्या करेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और राजा किसके बना दिए, मंचू वंश के। यानी कि पहले मिंग वंश था, उसके बाद अब कौन सा राजा बन गया, मंचू वंश का राजा बन गया, जो कि विदेशी था। अब अपना देखिए, ये अब रंग दिखाना शुरू करेगा। शुरू में जब बनना था तो सब कुछ किया, चीन के लोगों को पूरा बड़ाई किया, सब कुछ किया, उनका जो भाषा है, भाषा अपना लिया, उनको सब कुछ। अब राजा बनने के बाद इसके जो राजा थे क्या करने लगे, अब अपना रंग दिखाना शुरू करने लगे। यहाँ से अब अपने विदेशों से अपने लोगों को आप बुलाने लगे। कहाँ के, विदेशों से अपने लोगों को, इधर से, इस वाले क्षेत्र से लोगों को बुलाने लगे और यहाँ पर अब बसाने लगे। चाइना में क्या करने लगे, बसाने लगे। और यहाँ के लोगों को जमीन अब हटा कर इन लोगों को, और अपने लोगों को क्या करने लगे, बसाने लगे। सैनिक भी अपने लोगों को ही रखने लगे, ये सब कुछ अपने लोगों को करने लगे। और बड़े बड़े किसान थे, उनसे जमीन छीनने लगे। ये कौन, मंचू वंश के लोग जमीन छीनने लगे, अत्याचार करने लगे। लेकिन अभी लोग विद्रोह कैसे कर दे, अभी नया नया मिंग वंश का शासन अभी तो खत्म हुआ है, ये सब नया नया बना है, तो अब ये लोग विद्रोह नहीं ना कर देंगे। धीरे धीरे मंचू वंश का शासनकाल भी क्या होने लगा,
क्रूरता से भरने लगा और राजा जो थे अत्याचारी होने लगे, जिसके कारण अब लोगों को जमीन छीनने लगा ये सब, और लोग बेरोजगार होने लगे, जिसके कारण चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इनके शासनकाल में क्या बढ़ गई? चोरी बढ़ गई। चोरी इनके शासनकाल में बढ़ गई और चोरी बढ़ गई तो इन्होंने चोरी रोकने का इनके पास कोई और उपाय नहीं था। ध्यान रखिएगा, कुछ भी उपाय नहीं था, क्योंकि जो बेरोजगार होंगे क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर जो बेरोजगार हुए, इनका जमीन छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। जब तो बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? चोरी करना शुरू किया इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पर मंचू वंश का देखिए, मंचू वंश जो थे ये अपने ही सैनिक रखते थे, सेनापति सब अपने रखते थे। बताइए, सेनापति सैनिक योग्यता के बल पर रखा जाता है ना, ये देख कर रखा जाता है कि हमारे लोग हैं, हम अपने पर रख ले। इसी कारण पहला जो युद्ध था, पहला अफीम युद्ध क्यों हार हो गया मंचू वंश का? मंचू वंश के 20,000 सैनिक क्यों मारे गए? 20,000 के सैनिक क्यों मारे गए, जबकि इनका 500 मारे गए थे अंग्रेजों का? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके सेना में जो सैनिक थे उतने योग्य थे ही नहीं। अधिकतर सैनिक मंचू वंश के ही थे। क्यों मंचू वंश ने रखा था कि कभी चाइना वाले विद्रोह करेंगे ना तो हमारे लोग हमको साथ देंगे। और चाइना वाले लोग रहेंगे, चाइना के अधिकतर सैनिक रहेंगे हमारे सेना में, तो वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तो इसीलिए मंचू वंश ने अपने अधिकतर सैनिक रखे, जिसके कारण क्या हुआ? सैनिक तो वो योग्य थे नहीं, जिसके कारण इनको हार हो गया प्रथम अफीम युद्ध। इसीलिए इतने खराब तरीके से हारे थे कि 20,000 इसके सैनिक मर गए थे। क्यों? क्योंकि योग्य सैनिक नहीं रखिएगा, अपने रखिएगा। हाँ, हमारे लोग हैं, हम रख लेते हैं किसी को भी सैनिक। तो किसी को भी सैनिक वाला ड्रेस पहना कर हथियार पकड़ा देने से सैनिक थोड़े हो जाएगा। लो, हार गए। अब हारने के बाद क्या हुआ? और इन पर चाइना वालों पर अत्याचार बढ़ने लगा। क्यों अत्याचार बढ़ने लगा चाइना वालों पर? क्योंकि एक राजा तो अत्याचार करता ही था, अपने मन मर्जी वाला काम करता ही था। साथ में एगो अफीम का तो लत लग गया था। आपको पता है कि अफीम का लत लग गया था यहाँ के लोगों को। क्यों? अंग्रेज एंट्री मार दिए थे यहाँ पर, और अफीम का लत लग गया था। यहाँ से सारी जो मुद्रा है सब कुछ जाने लगी थी विदेशों में, और मिंग वंश के जो शासक थे वो अंग्रेजों को रोक ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके योग्य सैनिक नहीं थे। लड़ाई करने से नहीं ना हो जाएगा, योग्य सैनिक नहीं थे, ये रोक नहीं पा रहे थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को ताइपिंग विद्रोह करना पड़ा। अंग्रेजों से बाद में लड़ना है, पहले अपने राजा को। अब देखें यहाँ के लोग कि यहाँ पर भूखमरी होने लगा, बीमारी भी फैलने लगा, बाहरी आक्रमण आकर अंग्रेज जब मर्जी इसको पीट देते थे, जो मर्जी वो कर देते थे। यहाँ के लोगों ने क्या सोचा अब कि अब विद्रोह करना पड़ेगा, जिसके कारण मंचू वंश के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसको क्या कहा जाता है? ताइपिंग विद्रोह। जिसको क्या कहा जाता है? टाइपिंग विद्रोह। ये विद्रोह बहुत ही भयंकर विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। किसके खिलाफ? ये मंचू वंश के खिलाफ। चालू हुआ था 51 में और खत्म कब हुआ? 64 में जाके खत्म हुआ, और बहुत ही भयंकर। अब बताइए, ये समझ में आ गया है ना कि चीन में विद्रोह करने की परंपरा क्यों रही? चीन में विद्रोह एक बार और थोड़ा सा हल्का समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। चीन में पहले से ही विद्रोह करने की परंपरा थी कि अगर कोई राजा इधर उधर करता है ज्यादा, अकाल बाढ़ भूकंप के समय भुखमरी आती है, भुखमरी बीमारी आती है, अगर राजा ठीक तरीके से संभाल नहीं पाता है तो उस राजा का विद्रोह करके जल्दी उस राजा को हटाना है, को अयोग्य है, इसीलिए उसको क्या करना है? हटाना है। तो यहाँ पर मिंग वंश के जिस तरह से राजा को हटाया गया, किसके द्वारा? मंचू वंश के लोगों ने भड़का दिया यहाँ के लोगों को, और मिंग वंश को काम खत्म। जिसके बाद मंचू वंश के राजा बनने की कोशिश करने लगे, हम अब राजा बनेंगे, लेकिन चाइना के लोगों ने क्या कहा कि तुम विदेशी हो, जिसके कारण इन्होंने अपना भाषा सब कुछ बदल लिया और पूरा अब सब चाइना के लोगों को बड़ाई करने लगे, जिसके कारण मंचू वंश के राजा बन गए। मंचू वंश के राजा बनने के बाद मनमानी करने लगे अपना, और मनमानी करने में किसी का जमीन छीन लेते थे, कुछ भी करने लगते थे, जिसके कारण उन लोग बेरोजगार होने लगे चाइना वाले, और चोरी का रास्ता अपना लिए। और उसके बाद अंग्रेज एंट्री कर गए चीन में और अपना अफीम का व्यापार करने लगे। जब ये मंचू वंश के राजा ने रोका तो क्या हुआ? मंचू वंश ने जब रोका तो उसके बाद प्रथम अफीम युद्ध हुआ और हार हो गई किसकी? मंचू वंश की, और बहुत सारे इसके सैनिक मारे गए, जिसके कारण अब यहाँ के लोगों को, चीन के लोगों को ये पता चल गया कि ये शासन कमजोर है, राजा भी कमजोर है, और भूखमरी भी आ गई है, यानी कि अब विद्रोह करना निश्चित हो गया है, जिसके कारण ताइपिंग विद्रोह शुरू हो गया। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें और भी आगे भी पढ़ेंगे, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।